नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स खुला 1000 की गिरावट के साथ। ब्रिटेन में शेयर मार्केट खुला गिरावट के साथ। यूरोपियन बाजार गिरावट में है। इन सब के बीच भारत को फिर भी आस है कि कल तक बाजार सुधर जाएगा, क्योंकि आज जो गोता लगाया उसने झटका दे दिया है। लेकिन सवाल झटके के साथ साथ यह भी हर जहन में होता है कि आखिर शेयर बाजार का मतलब इस देश के भीतर है क्या। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 3.5 करोड़। लेकिन इस देश में तो 125 करोड़ लोग हैं, और 125 करोड़ की आस 2014 के चुनाव के वक्त बंधी थी। 1.25 साल के बाद वह अभी टूटती सी लग रही है। अटक सा गया है कुछ। सुनिए पहले। अच्छे दिन वाह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। ये सोशल मीडिया पर चला था कि अच्छे दिन आएंगे और राहुल नानी के घर जाएंगे। उसको लोगों ने लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुंह में डाल दिया। सोशल मीडिया का मतलब इस दौर में भक्ति हो चला है। इस पार के भक्त हों या उस पार के भक्त हों, तो देखना है सोशल मीडिया पर हंगामा कैसे मचता है। क्योंकि सवाल सबसे पहले यही है, क्या वाकई अच्छे दिन अटक गए। अच्छे दिन अटकने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि एक मंत्री ने आकर कह दिया कि हमने नहीं कहा था। मतलब कुछ और भी है, जो लोगों की जेब और रसोई तक और उनके पेट और पीठ तक जा पहुंचा है। पहली रिपोर्ट आपके सामने। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन वाह। शेयर बाजार नीचे, रुपया नीचे, प्याज दाल सब्जी ऊपर, रोजगार गायब, मरता किसान और विदेशी पूंजी निवेश के लिए भटकता देश। जी, आलम यह है कि सेंसेक्स 1625 पॉइंट गिर चुका है। डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे नीचे आ चुका है। प्याज 60 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुका है। दाल औसतन 121 रुपए किलोग्राम है। सब्जी में औसतन 22% की बढ़ोतरी हो चुकी है। साल भर में 11,000 किसानों ने खुदकुशी कर ली। रोजगार गायब है, बेरोजगारी चरम पर। तो क्या इकोनॉमी का रास्ता मनमोहन सिंह के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा, या फिर मोदी सरकार के सामने आर्थिक सुधार की राह उस पूंजी पर आ टिकी है जो शेयर बाजार को गुब्बारे की तरफ फुलाती है, लेकिन उसके भीतर की हवा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह विदेशी पूंजी निवेश पर आ टिकती है। याद करें तो 2004 में जब वाजपेयी सरकार की सत्ता जा रही थी, तब पहली बार 17 मई को शेयर बाजार में 11.14% की गिरावट दर्ज की गई। और तब से लेकर आज तक 11 ऐसे मौके आए जब शेयर बाजार ने ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की। और संयोग ऐसा कि 11 में से 7 बार ब्लैक मंडे यानी काला सोमवार ही रहा। लेकिन सवाल ब्लैक मंडे का नहीं, बल्कि साल भर में आम जनता के सामने आई मुश्किलों का है, जहां कमाई में औसतन 6% की बढ़ोतरी हुई और महंगाई में औसतन 27% की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। ये सोशल मीडिया पर चला था कि अच्छे दिन आएंगे और राहुल नानी के घर जाएंगे। उसको लोगों ने लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुंह में डाल दिया। मुश्किल यह नहीं है कि अच्छे दिन नहीं आएंगे या आएंगे, इसे जुमला कहा जाए या किसी दूसरे मुंह में से ठूस दिया जाए। मुश्किल यह है कि इस देश के भीतर आम जनता के जहन में क्या कुछ होता होगा। हमें लगता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिखाएं, शेयर बाजार दिखाएं, उससे पहले देश की हकीकत प्याज के जरिए जरा समझ लीजिए। 60 से 90 रुपए प्याज मतलब क्या है। पहले अभी 30-40 रुपए किलो तक था पिछले महीने में, अब 70 रुपए किलो लेना पड़ रहा है। लेना तो है ही, 1 किलो की जगह आधा किलो ले रहे हैं। जीरे का तड़का लगा के काम चला रहे हैं। काम तो चलेगा, खाना तो है ही। डॉलर के हिसाब से है प्याज, डॉलर के हिसाब से है। यानी महंगे प्याज से जिंदगी हलकान है। और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने और आयात को मंजूरी देने के बावजूद प्याज रुला रहा है। तो मतलब साफ है कि प्याज की किल्लत को सरकार भांप नहीं सकी, जमाखोरी रोक नहीं सकी। और जब तक सक्रिय होती तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका था और प्याज की कीमतें हेडलाइन बन चुकी थी। आलम यह है कि 2014 में जो प्याज खुदरा बाजार में 15 से 20 रुपए किलो मिल रहा था, अब 70 से 75 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। और सरकार सिवाय भरोसा दिलाने के कुछ कर नहीं पा रही।
हालांकि जानकारों का मानना है कि प्याज की ऊंची कीमतें सितंबर के आखिर तक रहेंगी, जब तक प्याज की नई फसल बाजार में नहीं आ जाती। लेकिन वास्तव में क्या देश में प्याज का उत्पादन नहीं हुआ और इस वजह से संकट है, या वजह कुछ और है? 2007-08 में देश में 9.14 मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन हुआ और 2014-15 में बढ़कर 19.36 मीट्रिक टन हो गया। लेकिन जुलाई 2008 में लासनगांव मंडी में प्याज प्रति क्विंटल 785 रुपए था, जो जुलाई 2015 में बढ़कर 2,392 रुपए हो गया और अगस्त यानी इसी महीने 4,199 रुपए तक जा पहुंचा है। तो क्या यह खेल जमाखोरी का है? विपक्षी दल इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि यूपीए के दौर में जब प्याज की कीमतों ने कुलांचे मारी, तब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जमाखोरों पर अंकुश लगाने के लिए तेज अभियान चलवाया और प्याज की कीमतों में 60% कमी फौरन आ गई थी। लेकिन इस बार प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच अभी भी जमाखोरी हो रही है, और तो और राजस्थान जैसी जगह में जहां बीजेपी की ही सरकार है और नुकसान आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जमाखोरी का ऐसा नजारा शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस तरह खेतों में किसान के नाम पर जमाखोरी का खेल खेला जा रहा है। करीब 6-6 महीने से ये प्याज यहाँ पर रखे हुए हैं और अब इन प्याजों को निकालकर गुवाहाटी, कोलकाता और दिल्ली के बाजारों में भेजा जा रहा है। ये वहां पर 50 रुपए से लेके 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है इन प्याजों को। इस तरह से यहाँ पर राजस्थान में जमाखोरी का बड़ा खेल खेला जा रहा है प्याज के नाम पर। संवाददाता शरद कुमार उस खेत में पहुंच गए, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इसके और आगे का है। इस देश के भीतर की इकोनॉमी या इस देश के भीतर का आम आदमी क्या सोचता है जब देश के भीतर से आया आती है कि दरअसल अब उसके लिए 2 जून की रोटी मुहैया होना मुश्किल है। लेकिन एक तरफ 2 जून की रोटी और दूसरी तरफ पैसे से पैसा बनाने की सोच। आइए जरा शेयर मार्केट के हालात देख लीजिए, क्यों, कैसे, किस रूप में ये सब कुछ होता चला गया। जी, चीनी मंदी से भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मचा है तो महज 7 घंटों में 7 लाख करोड़ रुपए की चपत लग गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर वित्त मंत्री तक शेयर बाजार को संभालने और भारत की इकोनॉमी के मजबूत होने का दम भरने के लिए सामने आ गए। We have approximately $380 billion in reserves to be used as and when the need arises. Once market volatility settles down, India should emerge once again as an investment destination of choice. जबकि सच यह है कि 125 करोड़ की आबादी वाले भारत में सिर्फ 2 करोड़ डीमेट अकाउंट है और इसमें अगर ब्रोकरों की तादाद भी जोड़ दें तो देश के 2% से 2.5% से ज्यादा लोगों का जुड़ाव शेयर बाजार से नहीं है। तो सवाल है कि शेयर बाजार में लगी पूंजी अगर विदेशी कंपनियों ने निकालनी शुरू कर दी और झटके में 3,500 करोड़ निकाल लिए तो भारत की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा कितना और लोगों पर इसका असर कितना पड़ा, जो सरकार की चूल्हे हिलने लगी और वित्त मंत्री की सांस फूलने लगी। All concerned authorities, the government of India, the Reserve Bank, are watching the situation very closely. As far as India is concerned, our response at this stage is very clear. We have to strengthen our own economy. तो सरकार की सांस इसलिए नहीं फूली क्योंकि सवाल 2 से 3 करोड़ लोगों के पैसों का है जो शेयर बाजार से जुड़े हैं, बल्कि सवाल उन 205 कंपनियों का है जिनके शेयरों की कीमत साल भर के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी बैंकिंग से लेकर कमोवेश हर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर अगर गिर गए तो सरकार के सामने यह संकट तो उभरा ही कि वो अपनी अर्थव्यवस्था के मापदंड को कैसे संभाले, क्योंकि पूंजी ही एकमात्र आधार है जो देश की सीमा नहीं देखती। और असर इसी का है कि दुनिया के सामने भारत की इकोनॉमी कैसे मजबूत दिखे, इसके लिए इकोनॉमी के बैरोमीटर शेयर बाजार को दुनिया के बाजार के अनुकूल संभालने की जरूरत है। ध्यान दे तो शेयर बाजार पर असर की वजह चीनी इकोनॉमी, अमेरिकी बाजार, विदेशी निवेश और तेल की कम कीमत का होना है। यानी देसी इकोनॉमी के मिजाज का कोई असर शेयर बाजार पर नहीं होता, क्योंकि जीडीपी का सबसे बड़ा आधार ही सर्विस सेक्टर हो चुका है। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। चीन को लगा उसका औद्योगिक उत्पादन नीचे गिर रहा है तो उसने अपनी करेंसी युआन की कीमत कम कर दी और आज दुनिया भर के शेयर बाजार पर इसका असर पड़ गया, क्योंकि चीनी माल दुनिया के बाजार पर राज करता है। अमेरिका से लेकर हांगकांग और ताइवान से लेकर भारत तक विदेशी निवेशकों ने ऐसी मार मचाई कि
कि स्टॉक मार्केट में सुनामी आ गई। चीन की मंदी से घबराए विदेशी निवेशकों ने मार्केट से 3,500 करोड़ से ज्यादा झटके में निकाल लिए। हालांकि भारत के पास 380 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो किसी भी संकट से निपटने के लिए काफी है। लेकिन शेयर बाजार का सबसे बड़ा संकट यही है कि यह विदेशी पूंजी पर कहीं ज्यादा टिका है, तो असर भी दुनिया की इकोनॉमी के मद्देनजर ही होता है। दरअसल लिखना इसलिए पड़ा कि अटक गए अच्छे दिन, क्योंकि सवाल इतना भर नहीं है। सवाल अगर चीन का है तो भारत की इकोनॉमी के मॉडल को भी समझने का है। मोदी सरकार जिस मॉडल को अपना रही है उसमें यह लिखना क्यों पड़ रहा है कि अटक गए अच्छे दिन। हम उस रिपोर्ट को दिखाएं उससे पहले एक दूसरा सवाल, इस देश के भीतर घोटालों पर रोक कब लगेगी, भ्रष्टाचार पर रोक कब लगेगी। इसका जिक्र तो होता है लेकिन रोक लगती नहीं। व्यापम, मध्य प्रदेश, बीजेपी की फिर वही सरकार, बेहतरीन सीएम, लेकिन वही सवाल, वहां एक अलमारी खोली गई, उसमें 11.5 लाख रुपए पड़े थे, किसी को फिक्र नहीं। दस्तावेज पड़े थे, किसी को फिक्र नहीं। यह है स्थिति। अब सीबीआई उसे हाथ में ले रही है, लेकिन रिपोर्ट देखिए जरा। व्यापम के दफ्तर में मशीनों से गिने जा रहे नोट आज ही कबाड़ फर्नीचर के भीतर से बरामद हुए हैं। जी हां, 11,90,000 का कैश और एक चेक पुराने फर्नीचर की दराज से निकला है। सूत्रों के मुताबिक 75,000 का चेक नितिन महेंद्र नाम के शख्स का था। नितिन व्यापम का चीफ एनालिस्ट था और अब जेल में है। थाना प्रभारी एमपी नगर द्वारा यहाँ उपस्थित लोगों के सामने विधिवत कार्रवाई करते हुए उसकी तीनों ड्राफ्ट को खोला गया था, जिसमें से 11,90,000 रुपये उनको प्राप्त हुए और एक चेक तथा कुछ कागज वहाँ पे मिले हैं, जिसको कि विधिवत सीज किया गया है। यानी जिस व्यापम को लेकर पूरे देश में बहस उठी और खुद मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक कटघरे में आ खड़े हुए, उसके दफ्तर में क्या कागज पड़े हैं, इसका ही अभी तक पूरी तरह खुलासा नहीं हुआ है। व्यापम के दफ्तर से मिले कैश के बाद कांग्रेस नेताओं ने एसटीएफ जांच पर फिर सवाल उठाए, यानी सीबीआई को अब इस पहलू की भी जांच करानी होगी। अमित कुमार, भोपाल, आज तक। अमित जैन की यह रिपोर्ट थी। झटके में पता जब चला कि 11,90,000 खेल इस तरीके से पड़ा हुए हैं, तो उसके बाद पुलिस ने तय किया है कि जितनी भी अलमारियां हैं उसे खंगाला जाए, जितने भी कबाड़ हैं उसे देखा जाए। यह है इस देश की स्थिति। और यह व्यापम का मतलब यह है कि जो बच्चे परीक्षा देते हैं वह भी प्रतियोगी परीक्षा, वहां पर पैसे ले लेकर उनकी भर्ती की गई थी। और एक दो नहीं, 70,000 से ज्यादा बच्चों की नियुक्ति इस दौर में हुई जिस दौर में व्यापम घोटाला था। चलिए दोबारा लौटते हैं। आखिर क्यों यह जिक्र होता है कि चीन से हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, और चीन में कुछ भी स्थिति बिगड़े तो भारत पर असर पड़ जाता है। यह भी समझ लीजिए, क्योंकि लिखना पड़ा है अटक गए अच्छे दिन। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी तो इन्हीं दोनों देशों में बसती है, एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ भारत। और दोनों ही मौजूदा वक्त में विकास दर की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक वक्त दोनों विकास दर की ऊंचाई पर थे और आज दोनों ही विकास दर में बहुत नीचे आ चुके हैं। अगर चीन को परखें तो महज 3 साल के भीतर चीन की विकास दर आधी हो गई और इस वक्त चीन की विकास दर बीते 24 साल के सबसे निचले स्तर पर है। यानी जिस देश के पास करीब 140 करोड़ की आबादी, सस्ते श्रम की ताकत और तुरंत फैसला लेने की राजनीतिक व्यवस्था है, वह भी गलत नीतियों की वजह से मंदी की गिरफ्त में है। तो समझा क्या जाए। चीन के घरेलू उद्योगों की मांग से पैदा करने में रियल्टी सेक्टर की बड़ी भूमिका रही, लेकिन अब घटती मांग और बढ़ती लागत की वजह से रियल्टी सेक्टर ठप हो चुका है। डेवलपर्स माली हालत को सुधारने के लिए जमीन बेचने के लिए विवश हैं और इस वजह से जमीन की कीमत भी कम हो चुकी है। जबकि जो स्मार्ट सिटी बसाई गई वहां पर रहने वाला कोई नहीं। कई ऐसे लोकेशन डेवलप किए गए, घरों का निर्माण हुआ, लेकिन रोजगार पैदा करने की कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो मकान खाली पड़े हैं। अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के दूसरे बाजार मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन को टक्कर देने लगे हैं। तो इसी वजह से चीन ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन भी किया, जिससे निर्यात बढ़े। लेकिन चीन पर निवेशकों के घटते भरोसे ने इस कदम को भी सफल होने नहीं दिया। लेकिन सवाल चीन की मंदी का नहीं, सवाल भारत पर असर का है, क्योंकि भारत में भी प्रॉपर्टी मार्केट मंदी की गिरफ्त में है और सरकार की तरफ से बिल्डर्स को यही कहा जा रहा है कि वो छोटे मकान बनाएं ताकि लोग अफोर्ड कर सकें, जबकि बिल्डर्स चाहते हैं कि वो कंज्यूमर के लिए मकान बनाएं। हाईवे बनाने वाली कंपनियों को ही सीमेंट और सरिया का लाइसेंस दिया जा रहा है, जिससे लागत कम हो जाए, लेकिन बाकी सीमेंट और सरिया बनाने वाली कंपनियों पर इसका असर बुरा पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी पर भारत में भी काम किया जा रहा है, लेकिन रोजगार की व्यवस्था होगी कैसे, इसका कोई ब्लूप्रिंट है नहीं। रोजगार के नए विकल्प पैदा हो नहीं रहे
और एसोचैम का सर्वे कह रहा है कि नीतियां ऐसी रही कि बीते एक दशक में जब आर्थिक विकास सबसे तेज हुआ तभी 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगातार कम हो रही है और जिन धंधों में गरीब लगे थे वो सिर्फ सरकारी मदद या सरकारी पैकेज के आसरे बैठे हैं। वैसे चीन की मंदी और भारत की मंदी का फर्क सबसे बड़ा यही है कि चीन ने खेती पर भी ध्यान दिया और असर इसी का है कि चीन में भारत के मुकाबले खेती की जमीन कम है लेकिन उत्पादन 2.5 गुना ज्यादा है। और इसके बाद सस्ता श्रम, टेक्नोलॉजी और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में भी चीन भारत से तकरीबन 25% तक आगे है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि विकास के लिए वह विदेशी पूंजी निवेश के रास्ते पर भटक पड़ा है और दुनिया के बाजार में बार बार वो इसी की आस लगाए हुए है। लेकिन मोदी सरकार के लिए फिलहाल पहली चुनौती चीन की मंदी से देश को बचाने की है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर मंदी में आएगी तो उसका असर पड़ोसी देश पर पड़ेगा और भारत उसकी गिरफ्त में फिलहाल आ चुका है। एक अगला सवाल गुजरात का। गुजरात में कल एक साथ वाकई क्या 25 लाख पटेल समुदाय के लोग जमा हो जाएंगे? अगर जमा हो गए तो खतरे की घंटी अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक। खतरे की घंटी का जिक्र क्यों, रिपोर्ट देखिए। जिन पटेलों ने लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी का मुखौटा पहनकर मोदी को पीएम बनाने के लिए वोट मांगे, वही पटेल अब सरदार पटेल का मुखौटा पहनकर आनंदीबेन से लेकर मोदी पर दबाव बनाने में जुट रहे हैं कि उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया जाए और फिर आरक्षण दे दिया जाए। और इसी मांग के साथ कल अहमदाबाद में 25 लाख पटेल जुटाने का दावा भी किया जा रहा है। और कमाल यह है कि इस आंदोलन के पीछे 22 बरस का हार्दिक पटेल है, जिसका जन्म भी गुजरात में पटेल सियासत के पनपने के बाद हुआ। यानी जिस पटेल राजनीति के कंधों पर सवार होकर बीजेपी ने गुजरात में सत्ता पाई, अब उसी पटेल के युवा आरक्षण के लिए सरकार को ही चिता रहे हैं। अगर कुछ भी हुआ इस आंदोलन के दौरान या इस रैली या महासभा के दौरान तो उसकी जिम्मेदारी गुजरात की पुलिस लेगी और गुजरात गवर्नमेंट लेगी। तो क्या यह मांग अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक सरकार के गले की फांस बनने वाली है? क्योंकि सरदार पटेल के नाम पर मोदी ने भी नेहरू को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश पीएम बनते ही शुरू की। फिर सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा भी नरेंद्र मोदी की पहल पर ही गुजरात में लगाई जा रही है। ऐसे में पटेल के आरक्षण की मांग को न मानने का मतलब आनंदीबेन से ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल भरा सबब हो सकता है, क्योंकि पटेल की पहचान संपन्न गुजरातियों की रही है। यानी मोदी के विकास मॉडल में पटेलों की रईसी मायने रखती रही। लेकिन जब पटेल ही आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो कोई भी कहेगा कि मोदी के विकास की हवा तो यूं ही निकल गई। इस पूरे पटेल आंदोलन की रैली की अगुवाई एक 23 साल का नौजवान हार्दिक पटेल कर रहा है और यहाँ पर उम्मीद यही जताई जा रही है कि पटेल अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। फिर गुजरात में तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा पटेल हैं और इस राजनीतिक ताकत का ही असर रहा है कि एक वक्त गुजरात के सीएम माधव सिंह सोलंकी को बहुमत होने के बावजूद कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और पटेल वोट के लिए मोदी भी केशुभाई पटेल के दरवाजे पर लगातार पहुंचते भी रहे। लेकिन अब हालात पलट चुके हैं और दिल्ली में मोदी और अमित शाह कल के आंदोलन पर ब्रेक लगाने के लिए बेताब है, क्योंकि अगर वाकई कल सरदार पटेल का मुखौटा लगाकर 25 लाख पटेल एकजुट होते हैं तो संकट गुजरात भर का नहीं होगा, दिल्ली का होगा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए होगा, यह भी तय है। अहमदाबाद से गोपी मनियार के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन अब मोदी गुजरात में नहीं दिल्ली में है तो उन्हें देखना तो पूरा देश है। एक संकट बिहार का भी है। जो साथी दल है वो कहते हैं और टिकट दीजिए। बीजेपी क्या करे? उन्होंने फार्मूला बनाया सहयोगियों ने, कहा बीजेपी 101 सीट पर लगे, एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी 75 सीट पर, आरएलएसपी यानी कुशवाहा की पार्टी 67 सीट पर लड़े और कुल सीट 230 है। तो एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है कि हमें यह सीट दे दीजिए।